नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप देख सकते हैं कि हेडलाइंस है अरावलीज आर प्रीशियस नीड एससी शील्ड। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की परिभाषा बदल दी है और ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 पॉलिटी से भी संबंधित है। तो सबसे पहले हम यही समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि अरावली पहाड़ी और पर्वतमाला दोनों की समान परिभाषा बताई गई है और इसी के साथ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टे देने पर भी रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी और पर्वतमाला की नई परिभाषा दी है, समान परिभाषा दी है, उसकी ऊंचाई को लेकर भी कई तरह की चिंता व्यक्त की जा रही है। अब जो अरावली की नई परिभाषा उसको आगे हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2010 में अरावली की एक परिभाषा आई थी जिसके अकॉर्डिंग जिसमें 3-4 पॉइंट्स थे। तो वो थे, सबसे पहला तो ये कि पहाड़ियों की ढलान 3 डिग्री से अधिक होनी चाहिए, तलहटी का बफर 100 मीटर और पहाड़ियों के बीच की दूरी 500 मीटर और ये जो जितनी भी ऊपर परिभाषित पहाड़ियां हैं इससे चारों ओर से घिरा होना चाहिए, तभी वो अरावली का क्षेत्र माना जाएगा, अरावली पहाड़ियां माना जाएगी। अब इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो है कि नई डिफिनेशन दी है, नई परिभाषा दी है। तो इस परिभाषा के तहत क्या कहा गया है इसको हम समझ लेते हैं। तो अब इसमें जो नई परिभाषा आई है इसमें यह कहा गया है कि कोई भी स्थलाकृति जो स्थानीय स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हो उसे उसकी ढलानों और आसपास की भूमि सहित अरावली पहाड़ियों का हिस्सा माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी स्थलाकृति जो है वो 100 मीटर या उससे अधिक की ऊंचाई पर है तभी वो पहाड़ी अरावली पहाड़ी का हिस्सा मानी जाएगी। अगर 100 मीटर के नीचे होती है तो वो अरावली पहाड़ी का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। और इसी परिभाषा के अनुसार जो अरावली पहाड़ी है उसका 90% हिस्सा अब अरावली नहीं माना जाएगा, यानी कि जो 90% अरावली पहाड़ी जो उसका जो 90% हिस्सा है वो 100 मीटर से कम है और इसलिए ये जो है अरावली नहीं माना जाएगा। हालांकि मंत्रालय की जो सूची आई है उसमें 4 राज्यों के 34 अरावली जिलों का उल्लेख है, लेकिन कई ऐसे जिले छूट गए हैं जहां पर अरावली की उपस्थिति स्थापित है। अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अरावली की विशेषताओं के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि अरावली किन किन क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यानी यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये आपका अरावली पहाड़ियों वाला हिस्सा है। दिल्ली से गुजरात तक 650 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में इसका विस्तार पाया जाता है और यहाँ से चंबल, साबरमती और लूनी नदियाँ बहती हैं। और ये इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के खनिज पाए जाते हैं जिसमें कि शामिल हैं चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, तांबा, जस्ता और टंगस्टन। इसलिए भी ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अरावली आखिर भारत के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या भूमिका है पारिस्थितिकी में। तो सबसे पहले तो यही है कि अरावली जो है वो थार रेगिस्तान को, यानी कि मरुस्थल की जो रेत है, मरुस्थल की जो रेगिस्तान है उसको भारत गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। कैसे? क्योंकि जब थार मरुस्थल के बीच ये जो अरावली पहाड़ी है वो आपका बैरियर की तरह काम करती है और यहाँ से ये जो है इसको जो भारत गंगा के मैदान है उनकी ओर बढ़ने से रोकती है इन रेगिस्तान को। और इसी के साथ ये जल पुनर्भरण क्षेत्र भी है, बनास, लूनी, साहिबी, साबरमती जैसी नदियों का स्रोत भी है। कैसे? जब कभी बारिश होती है तो ये जो पहाड़ियां हैं इसके बीच में बारिश का जो पानी होता है वो जमता है और वो धीरे धीरे भूमि में रिसता रहता है, जिससे क्या होता है कि जो ग्राउंड लेवल वाटर है उसका स्तर बना रहता है। साथ ही साथ ये उत्तर भारत की गर्म हवाओं के बहाव को भी नियंत्रित करती हैं। जब ये गर्म हवा और लू आती है तो अरावली की पहाड़ियों से टकराती है और कमजोर हो जाती है और इसी तरीके से गर्म हवाओं के बहाव को भी नियंत्रित करती है। हालांकि इस क्षेत्र में कई तरीके के खतरे भी हैं। अरावली क्षेत्र में वो कौन कौन से हैं वो हम भी देख लेते हैं कि अरावली पहाड़ियों को किन किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहला तो यही अवैध खनन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर कई तरीके के खनिज पाए जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर अवैध खनन भी किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर भारी मात्रा में वनों की कटाई भी देखने को मिलती है और शहरीकरण के कारण भी जो है अरावली का क्षेत्र जो है वो वहाँ के पेड़ पौधों को काट करके डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है और अत्यधिक दोहन हो रहा है।
अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एक बार इसकी पूरी पृष्ठभूमि को। तो हुआ क्या, 2009 में हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात में खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया था किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद मई 2024 में नए खनन पट्टों पर रोक लगाई गई थी और सीईसी को जांच के लिए निर्देश दिया गया था। अब क्या हुआ कि 2024 में सीईसी ने कई तरीके से की सिफारिशें प्रस्तुत की। इसने क्या क्या सिफारिशें प्रस्तुत की, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो सीईसी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित पर्यावरण संरक्षण के लिए एक संगठित, एक महत्वपूर्ण संस्था है। और इसके बाद जब 2024 में सीईसी ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, फिर नवंबर 2025 में सीईसी की सिफारिशों को स्वीकार किया गया। और ये सिफारिशें क्या क्या हैं उनको हम आगे एक एक करके विस्तार से समझेंगे। तो ये है सीईसी की जो है जितनी भी सिफारिशें हैं वो यहाँ पर हमने बताया है और इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सीईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति होती है और ये क्या है इसे हमने पीछे डिस्कस किया है। अब मई 2024 में न्यायालय ने अरावली श्रृंखला में खनन लीज देने और नवीनीकरण पर रोक लगाई और केंद्रीय सशक्त समिति यानी कि सीईसी को विस्तृत समीक्षा करने का निर्देश दिया। अब उसके बाद सीईसी ने 2024 की अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि संरक्षित आवास, जल निकाय, बाग गलियारे, भूजल पुनर्भरण क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे पारिस्थितिक रूप से जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर खनन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और इसी के साथ जो पत्थर क्रशिंग इकाई हैं उन पर भी सख्त नियमन लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ मानचित्रण किया जाना चाहिए और प्रभाव आकलन किया जाना चाहिए। और तब तक जब तक ये चीजें मानचित्रण और प्रभाव आकलन नहीं हो जाता है तब तक नई लीज और नवीकरणी पर रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही साथ अरावली पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा भी दी जानी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग ये आपका 100 मीटर अगर अधिक ऊंचा होता है या फिर 100 मीटर होता है तभी उसको अरावली पहाड़ी माना जाएगा। तो ये थी सीईसी की सभी सिफारिशें। तो ये तो हमने समझा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब हम ये भी समझेंगे कि इसी बीच अरावली ग्रीन वॉल पहल भी आती है, ये क्या होती है इसे भी हम समझ लेते हैं। तो 2025 में केंद्र सरकार ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य क्या था? अरावली श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरित आवरण का विस्तार करना। और ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के 29 जिलों को कवर करती है। और ये जो परियोजना है इसका लक्ष्य 2030 तक 2.6 करोड़ हेक्टेयर क्षतिग्रस्त भूमि को पुनर्स्थापित करना और मरुस्थलीकरण के विरुद्ध पारिस्थितिकी लचीलापन को सुदृढ़ करना है। तो ये थी हमारी अरावली ग्रीन वॉल पहल के बारे में। हालांकि पूरी तरीके से प्रतिबंध, कुछ क्षेत्रों में खनन कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया क्योंकि ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर पूरी तरीके से खनन लगा दिया जाता है, खनन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो जो माफिया होते हैं उनका ज्यादा असर बढ़ने लगेगा और गलत तरीके से लोग खनन करेंगे। इसलिए सतत प्रबंधन के साथ खनन कार्य किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का टॉपिक। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। तो प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला के पारिस्थितिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपके ऑप्शंस हैं। 1, यथा रेगिस्तान को भारत गंगा के मैदानों की ओर फैलने से रोकती है। 2, यह भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 3, यह कई महत्वपूर्ण नदियों जैसे चंबल, साबरमती और लूनी का उद्गम स्थल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके पास ऑप्शंस है। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।